सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ्स का, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स ऐसा सच होते क्या है ये तो आपको पता ही है। तीन साइड्स होते हैं ट्रायंगल्स के, कोई भी फिगर जिसके तीन साइड्स हो, क्लोज्ड फिगर, वो ट्रायंगल होता है बेसिकली। ट्रायंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर जगह आपको ट्रायंगल्स मिलेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो कई सारे मैंने फोटोग्राफ्स बनाए हैं, उसमें आप ट्रायंगल्स देख पा रहे होंगे। जैसे देखो ये क्या है, पिरामिड है, इनके बारे में आपने सुना होगा, इजिप्ट में होते हैं, ये बहुत पहले बनाया गया था। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में एक ये भी है। यहां पे ट्रायंगल दिख रहा है आपको, बिल्कुल इसका शेप जो है वो ट्रायंगल जैसा आपको लग रहा होगा स्टूडेंट्स। तो इसको बनाने के लिए ट्रायंगल्स के बारे में पता होना जरूरी है। जिन लोगों ने इस पिरामिड को बनाया होगा उनको डेफिनेटली ट्रायंगल्स के बारे में बहुत कुछ आता होगा। फिर आप देखो ये एक मॉडर्न बहुत एडवांस्ड बिल्डिंग है, ये भी एक मॉडर्न बहुत एडवांस्ड बिल्डिंग है, दोनों ट्रायंगुलर शेप में है। तो इनको बनाने के लिए भी हमें ट्रायंगल्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। फिर आप देखो यहां पे ये देखो एक ब्रिज है, ब्रिज, इसको बनाने के लिए भी ट्रायंगल्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ट्रायंगल्स हमें आना चाहिए। कहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे ट्रायंगल्स? आप सोचेंगे नहीं यहां तो दिख नहीं रहा है, यहां भी है। आप देखो ये वायर है जिससे ये ब्रिज हैंग कर रही है, तो यहां पर भी सॉर्ट ऑफ एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट। फिर देखो ये एफिल टावर है, ये भी 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आता है। ये भी परफेक्टली ट्रायंगुलर शेप में तो नहीं है, बट इसके अगर हम कुछ पार्ट्स देखें तो दे आर ट्रायंगुलर, राइट। तो इन सब चीजों को बनाने के लिए स्टूडेंट्स ट्रायंगल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर देखो माउंटेन्स जो होते हैं वो भी जनरली ट्रायंगल्स के शेप में होते हैं। जैसे आप सोचो कि माउंटेन्स की हाइट हम कैसे पता करते हैं, हमें हर माउंटेन की हाइट पता होती है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कैसे हाइट पता करते होंगे माउंटेन्स की? आप सोच रहे हैं कि अच्छा ऐसा करते हैं, एक स्केल लेते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में से और उसके हेल्प से जाके माउंटेन की हाइट मेजर कर लेंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो माउंटेन्स बहुत बड़े होते हैं, उनकी हाइट पता करना उतना आसान नहीं है। उनकी हाइट को पता करने के लिए भी ट्रायंगल्स की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, जैसे देखो ये मून है, मून अर्थ से बहुत दूर होता है स्टूडेंट्स। कितनी दूर होता है ये भी हमें पता है, हमें पता है कितनी दूर है, वो डिस्टेंस हमें पता है। तो वो डिस्टेंस कैसे मेजर की गई होगी, साइंटिस्ट लोगों ने कैसे मेजर की होगी? क्या उन्होंने ज्योमेट्री बॉक्स से स्केल निकाला होगा और मून की डिस्टेंस उससे मेजर की होगी? बिल्कुल नहीं, नॉट पॉसिबल। तो ये डिस्टेंस मेजर करने का जो तरीका होता है मून का अर्थ से, उसमें भी ट्रायंगल्स की इंफॉर्मेशन यूज होती है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली मैं इन सब डिस्कशन से आपको ये बताना चाहता हूं कि ट्रायंगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिफरेंट वेज, दैट्स वाई हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स कनग्रुएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है ज्योमेट्री में, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, यहां पे थोड़ा सा रिकॉल करेंगे क्योंकि हमें यहां पे इसकी जरूरत है स्टूडेंट्स। जैसे देखो यहां पे आप जानते हो इस लेडी को स्टूडेंट्स? नहीं जानते होगे मुझे लगता है, या फिर आई एम जस्ट जोकिंग, आप डेफिनेटली जानते होंगे, दिस इज कैटरीना कैफ। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कैटरीना कैफ की दो फोटोग्राफ्स मैंने क्यों बनाई है स्टूडेंट्स। तो आप ध्यान से देखो दोनों फोटोग्राफ्स को, क्या दोनों में कोई भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? है तो आप मुझे बताओ, मिला कोई डिफरेंस? नहीं मिला होगा क्योंकि दोनों फोटोग्राफ्स एग्जैक्टली सेम है स्टूडेंट्स। देखो इस फोटोग्राफ में कैटरीना कैफ की दो आंखें हैं, यहां पर भी दो आंखें हैं, यहां पे भी पिंक टी शर्ट पहना है, यहां भी पिंक टी शर्ट, दोनों के केस में जार है हाथ में, कप है हाथ में, ठीक है। और दोनों फोटोग्राफ्स की साइज भी सेम है, ये भी आप नोट करें, दिस इज इंपॉर्टेंट। दोनों फोटोग्राफ्स की साइज भी आपको एग्जैक्टली सेम लग रही होगी स्टूडेंट्स, राइट। तो यहां पर ये जो चीज है इसको हम बोलेंगे कनग्रुएंसी। कनग्रुएंसी, कनग्रुएंसी बोलने का मतलब है कि ये दोनों फोटोग्राफ्स एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों फोटोग्राफ्स एग्जैक्टली सेम है, तो अगर इस वाले फोटोग्राफ को मैं इधर मूव करूं तो ये इस पे कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगी। होगा ना ऐसा? देखो मैं आपको करके भी दिखाता हूं, मूव कर रहा हूं मैं उसको, देखो दोनों फोटोग्राफ्स कंप्लीटली ओवरलैप कर चुकी हैं स्टूडेंट्स, राइट। सही है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लिख सकते हैं two figures are congruent. Two figures are congruent if they have same shape and same size. समझ लो स्टूडेंट्स, दो फिगर्स जो होते हैं उनको हम congruent बोल सकते हैं, दो फिगर्स को हम congruent बोल सकते हैं if they have same shape and same size, अगर उनका शेप और साइज बिल्कुल सेम हो, जैसा कि यहां पे, और they will perfectly
ओवरलैप ऑन ईच अदर, और वो दोनों जो है वो परफेक्टली ओवरलैप भी होंगे ईच अदर पे। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ऐसे फिगर होते हैं दो एग्जैक्टली सेम है देखा जाए तो, और दोनों एक दूसरे पे परफेक्टली ओवरलैप हो जाते हैं। सही है, समझ में आई आपको बात? तो स्टूडेंट्स हम नया टर्म पढ़ेंगे सिमिलैरिटी। ये टर्म जो है वो कॉन्ग्रुएंसी से हल्का सा मिलता जुलता होता है, हालांकि काफी डिफरेंट भी है। देखते हैं क्या है। तो फिर से हम कैटरीना कैफ की एक फोटो लेते हैं इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो कई बार आपने ऐसा किया होगा कि आपके पास अगर कोई फोटो है अपनी, तो आप उसको छोटा या बड़ा करवाते हो। आप फोटो बनाने वाली शॉप पे जाते हो, उसको अपनी फोटो देते हो और बोलते हो यार कि उसको छोटा कर दो या बड़ा कर दो। जैसे देखो यहां पे कटरीना कैफ की फोटो हमने छोटी करवाई है, ठीक है, और यहां पे कटरीना कैफ की फोटो हमने बड़ी करवाई है। समझ लो स्टूडेंट्स, ऐसा कई बार आप करवाते होंगे। एक नॉर्मल साइज की फोटो है आपके पास अपनी या अपने मम्मी पापा की, आप चाहते हो उसको दीवार पे लगाना, तो आप उसको बड़ा करवाते हो इस तरीके से, ठीक है। एनीवेज स्टूडेंट्स, क्या ये दोनों फोटोग्राफ्स जो हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब है अभी भी मैंने आपको बताया। तो क्या हम बोल सकते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? सोचिए, आप बताएं। नहीं स्टूडेंट्स, हम नहीं बोल सकते कि कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए फोटो बिल्कुल सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आप समझ रहे होंगे। वैसे अगर हम इन दोनों फोटोग्राफ्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो जब मैंने इसको बड़ा कर दिया तो भी कॉन्ग्रुएंसी खत्म हो गई। अब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि साइज डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज हम देखने वाले हैं कि सपोज करो ये जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, फोटो की ये जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, और इस साइड की जो लेंथ है, चलो सिंप्लिसिटी के लिए उसको भी 2 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं, ठीक है। अलग भी हो सकती थी बट सिंप्लिसिटी के लिए, समझने के लिए हमने दोनों को 2 सेंटीमीटर ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, ओके। और सपोज कर लेते हैं ये वाली जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है और ये वाली जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया है स्टूडेंट्स यहां पे कि इस फोटो को हमने छोटा किया, ठीक है। ये जो लेंथ 2 सेंटीमीटर थी उसको हमने 1 कर दिया, ये जो लेंथ 2 सेंटीमीटर थी इसको भी हमने 1 कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली 2 से डिवाइड किया इस लेंथ को हमने 2 से डिवाइड किया, इस लेंथ को भी 2 से डिवाइड किया। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पे हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमने इस फोटो को स्केल डाउन किया है, स्केल डाउन बाय फैक्टर ऑफ 2, स्केल डाउन बाय फैक्टर ऑफ 2, इसको छोटा किया है बाय अ फैक्टर ऑफ 2। तो छोटा किया है बाय अ फैक्टर ऑफ 2 का मतलब है कि इस फोटो की हर चीज को 2 के फैक्टर से छोटा कर दिया गया, ठीक है। आप समझ रहे हो। अब जैसे देखो ये बड़ी फोटो है, ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर है, सपोज करो ये जो लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर है और ये जो लेंथ है ये भी 4 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। अब हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस फोटोग्राफ को हमने क्या किया है, स्केल अप बाय फैक्टर ऑफ 2। हमने इस फोटोग्राफ को 2 गुना बड़ा किया है, 2 गुना बड़ा किया है। उसकी हर लेंथ को हमने क्या किया है, 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये एक और फोटो देखें आप, ये थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी आपको, ठीक है। कभी भी आप फोटोग्राफर को ये फोटो को छोटी या बड़ी करने दोगे तो क्या तो वो ऐसा करेगा, छोटी करने दोगे तो बड़ा करने देगा तो कुछ ऐसा करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेगा वो। ये तो फोटो खराब हो गई, देखा जाए तो चिपटी टाइप की हो गई। जैसे हम टेक्निकली बात करें थोड़ा सा, तो ये मान लो 2 सेंटीमीटर थी लेंथ, यहां पे आपको दिख रहा है कम करके सपोज करो हमने 1 सेंटीमीटर कर दी, ठीक है। ये लेंथ जो 2 सेंटीमीटर थी सपोज करो इसको मैंने 5 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है। तो आप देखो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस फोटोग्राफ को मैंने स्केल अप या स्केल डाउन किया है और ये बनाया है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? इस फोटोग्राफ के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्केल अप या स्केल डाउन किया है? सोचो आप, स्केल अप या स्केल डाउन ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं हम? आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पे आता है स्टूडेंट्स सिमिलैरिटी की कहानी। सिमिलैरिटी, ये दोनों फिगर्स को हम बोलेंगे कि दीज आर सिमिलर फिगर्स, दीज आर सिमिलर फिगर्स। और वैसे इन दोनों फिगर्स को भी स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स का मतलब समझ रहे हो, फोटो वही होनी चाहिए। कटरीना कैफ की फोटो है तो यहां भी कटरीना कैफ की है, ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्या राय की आ गई है, नो। कैटरीना कैफ की जो फोटो थी वही फोटो यहां पर भी है, सेम टू सेम फोटो है, सेम टू सेम फोटो है, बस उसको स्केल अप किया गया है और यहां पे उसी फोटो को स्केल डाउन किया गया है। तो स्केल अप या स्केल डाउन करते हैं किसी चीज को तो जो नई फोटोग्राफ मिलती है उसको हम सिमिलर बोलते हैं, सिमिलर, कि ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है। जबकि आप समझ रहे होंगे इसके लिए हम वैसा टर्म यूज नहीं कर सकते, हम नहीं बोल सकते कि ये सिमिलर है, ऐसा हम नहीं बोल सकते स्टूडेंट। आपको थोड़ा सा समझ में आई होगी बात।
तो इसको थोड़ा सा हम लिख भी सकते हैं, हालांकि बाद में और डिटेल में लिखेंगे, अभी हम थोड़ा सा लिख सकते हैं कि टू फिगर्स आर सिमिलर if one can be obtained by scaling up or scaling down the other, जैसा अभी भी हमने पढ़ा, ठीक है, कि दो फोटोग्राफ्स को या दो फिगर्स को हम सिमिलर बोल सकते हैं अगर स्केल अप या स्केल डाउन करके उनको बनाएंगे। यहां पे मैं दूसरा वर्ड भी एक यूज कर सकता था, जूम। देखो इस फोटोग्राफ को आप जूम इन करोगे, जूम करके हम बड़ा या छोटा करते हैं, जूम करके बड़ा करोगे तो ये फोटोग्राफ बनेगी, और इसको जूम करके छोटा करोगे तो ये फोटोग्राफ बनेगी, ठीक है। तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जूम करने पे अगर कोई फिगर मिल रहा है हमें, जूम करके बड़ा कर रहे हैं या जूम करके छोटा कर रहे हैं, तो उस केस में वो फिगर सिमिलर कहलाएगा। स्टूडेंट जैसा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा, ये दोनों फोटोग्राफ्स, क्या ये दोनों कन्ग्रुएंट है? क्या लगता है आपको, देख के क्या लग रहा है कि ये दोनों कन्ग्रुएंट है या नहीं है, बताएं आप। क्लियरली स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा कि ये कन्ग्रुएंट है। क्यों कन्ग्रुएंट है? क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम फोटोग्राफ है और साइज भी बिल्कुल सेम लग रही है स्टूडेंट्स, राइट। वैसे ये दोनों फोटोग्राफ, क्या ये दोनों आपको कन्ग्रुएंट लग रही है स्टूडेंट्स? नहीं लग रही होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली इसको छोटा कर दिया गया है, अब ये बिल्कुल सेम साइज की नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या ये दोनों सिमिलर हैं? क्या ये दोनों सिमिलर हैं? बिल्कुल, अभी अभी जो हमने पढ़ा उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों सिमिलर तो है, सिमिलर है। क्योंकि इसको हम स्केल डाउन करेंगे, किस फैक्टर से वो हमें नहीं पता अभी, बट इसको स्केल डाउन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, स्केल डाउन। ओके स्टूडेंट, अच्छा अब मुझे आप ये बताओ कि क्या ये दोनों सिमिलर हैं? देखो इन दोनों की जब हमने बात की तो कन्ग्रुएंसी की भी बात की और सिमिलैरिटी की भी बात की। कन्ग्रुएंसी नहीं थी और सिमिलैरिटी थी, इन दोनों की भी, इसलिए दोनों चीज की बात करेंगे। कन्ग्रुएंट तो है ही दोनों, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट, सिमिलर है या नहीं ये बताना है आपको, सिमिलर है नहीं। देखो स्टूडेंट्स यहां पे आप कंफ्यूज ना हो, बहुत सिंपल सी बात है, जानने वाली बात है, कुछ समझने वाली बात नहीं है कि इन दोनों को हम सिमिलर भी बोलेंगे। देखो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इसको अगर हम स्केल अप करें, स्केल अप बाय फैक्टर ऑफ 1, अगर हम स्केल अप करें बाय फैक्टर ऑफ 1 तो ये फोटोग्राफ बनेगी, ठीक है। इसको मैं स्केल अप कर रहा हूं बाय फैक्टर ऑफ 1 तो ये फोटोग्राफ बनेगी। स्केल अप बाय 1 का मतलब है कि उसकी साइज को चेंज नहीं किया जा रहा है इफेक्टिवली, तो इसको 1 के फैक्टर से स्केल करके ये मिल जा रहा है मुझे, इसलिए ये दोनों सिमिलर भी कहलाएंगे स्टूडेंट, सिमिलर भी कहलाएंगे। तो इनफैक्ट दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लिख सकते हैं कि टू कन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। टू कन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। अगर कोई दो फिगर्स कन्ग्रुएंट हो गए हैं तो वो डेफिनेटली सिमिलर भी होंगे, ठीक है। और दूसरे पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि टू सिमिलर फिगर्स मे और मे नॉट बी, मे नॉट बी सिमिलर, मे नॉट बी कन्ग्रुएंट। ठीक, देखो अगर दो चीजें कन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर तो डेफिनेटली होंगी, वही ये स्टेटमेंट बोल रहा है यहां पे। लेकिन उसका उल्टा एग्जैक्टली सही नहीं है देखा जाए तो। क्या बोला जा रहा है कि अगर दो चीजें सिमिलर हैं, टू सिमिलर फिगर्स, तो वो कन्ग्रुएंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जैसे देखो ये दोनों सिमिलर हैं, इस केस में कन्ग्रुएंट भी है। अब ये देखो इस केस में ये दोनों सिमिलर हैं लेकिन कन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक। दो चीजें अगर सिमिलर हैं तो कन्ग्रुएंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है, ठीक। ज्योमेट्री से रिलेटेड अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्योंकि वही तो हमारा एम है। तो ये एक रेक्टेंगल है स्टूडेंट्स, क्लियरली आपको दिख रहा है, और ये एक सर्किल है, ये भी क्लियरली दिख रहा है। इन दोनों के बारे में आप बताएं कन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी को सोच के, ये दोनों कन्ग्रुएंट हैं क्या और सिमिलर हैं क्या। पहले कन्ग्रुएंट है क्या? अरे बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि कन्ग्रुएंट नहीं है, कन्ग्रुएंट में तो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। कहां एग्जैक्टली सेम है? ये रेक्टेंगल है बेचारा और ये जो है ये सर्किल है, तो यहां तो कन्ग्रुएंसी की कोई सवाल ही नहीं है, ठीक। अच्छा सिमिलैरिटी के बारे में बताओ, सिमिलर है क्या दोनों? बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल सोच पा रहे हो सिमिलर भी नहीं है यार, कैसे सिमिलर हो सकते हैं। आप
ट्रायंगल को जूम इन या जूम आउट करोगे या इसको स्केल या बड़ा या छोटा कुछ भी करोगे तो कभी सर्किल बन सकता है क्या? वैसे सर्किल को बड़ा या छोटा करोगे तो कभी रेक्टेंगल बन सकता है क्या? नहीं। ठीक है, तो ना ये दोनों कन्ग्रुएंट है ना ये दोनों सिमिलर हैं। तो लिख भी सकते हैं हम इसको, अ रेक्टेंगल एंड अ सर्कल कैन नेवर बी कन्ग्रुएंट और सिमिलर विथ ईच अदर, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया। चलो एक और ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं आपसे इंटरेस्टिंग सा, आप सोचना। ठीक है, ये एक छोटा सर्किल है और ये बड़ा सर्किल है, आप देख सकते हो। क्या ये दोनों कन्ग्रुएंट हैं? क्या ये दोनों कन्ग्रुएंट हैं? क्या ये दोनों फिगर्स कन्ग्रुएंट हैं स्टूडेंट? क्लियरली स्टूडेंट्स आप सोच पा रहे होंगे कि ये कन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि कन्ग्रुएंट के लिए तो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। लेकिन ये छोटा है, ये बड़ा है, डिफरेंस है, ऐसा कन्ग्रुएंट नहीं है। अच्छा, सिमिलर है या नहीं है? सिमिलर लग रहा है क्या आपको? सोच के बताओ, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। मैं बताता हूं आपको, सिमिलर है। सिमिलर है कैसे है? ये छोटा है, इस सर्किल को अगर हम स्केल अप करेंगे तो ये वाला सर्किल बन सकता है, बन सकता नहीं है, बन ही जाएगा स्केल अप। ठीक है, और वैसे इसको स्केल डाउन करेंगे तो दूसरा वाला बन जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये छोटा सर्किल है, इसको जूम करके बड़ा करेंगे तो ऐसा बड़ा सर्किल बन सकता है ना। तो ये दोनों सिमिलर हैं स्टूडेंट्स, कन्ग्रुएंट नहीं है, आप ध्यान दें, लेकिन सिमिलर हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लिख सकते हैं two circles of different radius are not congruent, जैसा कि हमने यहां पे देखा, but are similar. ठीक है, चलो एक और देखते हैं ऐसा ही। ये दो स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट्स, ये एक छोटी स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हो और ये एक बड़ी स्ट्रेट लाइन है। तो ये दोनों भी एक फिगर है, ये दोनों भी फिगर्स हैं। आपको देखने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, सोचने में अजीब सा लग सकता है, बट ये एक फिगर है, एक छोटी लाइन, ये भी एक फिगर है, ये एक बड़ा लाइन। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको बताना है कि कन्ग्रुएंट है आपस में या नहीं, और वैसे ही सिमिलर है या नहीं। कन्ग्रुएंट, क्या लगता है आपको, क्या ये दोनों कन्ग्रुएंट हैं? बिल्कुल नहीं। कन्ग्रुएंट तो बहुत ही सिंपल होता है स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली सेम हो तो ही कन्ग्रुएंट होता है, वैसा तो है नहीं। ठीक है, सिमिलर है या नहीं? सिमिलर है स्टूडेंट्स। देखो इस लाइन को आप जूम करोगे, ठीक है, तो ये बड़ी लाइन बन सकती है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको बताऊं कि ये जो लाइन है उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो लाइन है इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसको मैं स्केल अप बाय अ फैक्टर ऑफ 3, इसकी लेंथ 2 है, इसको मैं स्केल अप करूं बाय अ फैक्टर ऑफ 3, तो 2 इंटू 3 6, ये लाइन बन जाएगी 6 सेंटीमीटर बनेगी ना। तो ये जो बड़ी लाइन है वो मैंने बना ली इस छोटे को स्केल अप करके। ठीक है, तो मतलब दोनों सिमिलर हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो इस चीज को भी हम लिख सकते हैं, two straight lines of different lengths are not congruent, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, but are similar। ठीक है बच्चों, सिमिलर पॉलीगन्स। तो स्टूडेंट सिमिलर का मतलब क्या होता है हमने देखा, पॉलीगन्स का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता ही क्या होता है। जैसे ट्राइंगल जो है स्टूडेंट्स वो पॉलीगन है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, ये सब क्या है, पॉलीगन्स है। कोई भी क्लोज फिगर जो स्ट्रेट लाइन से बना हो पॉलीगन होता है। ठीक, देखो यहां पर जो हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं उसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पहले। जैसे हमने ये स्क्वायर लिया, स्क्वायर एक बहुत ही सिंपल सा पॉलीगन है स्टूडेंट, तो हम पहले स्क्वायर की बात करके समझते हैं। तो ये कि स्क्वायर है, इसको मैंने स्केल अप किया तो ये स्क्वायर मिल गया, मुझे मिलेगा बड़ा वाला स्क्वायर मिलेगा, स्केल अप कर दिया मैंने, तो स्केल अप किया मैंने। ठीक है, जैसे कुछ नंबर्स भी ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। जैसे मान लो कि स्क्वायर की साइड लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो सारी साइड्स तो स्क्वायर की सेम होती है, तो सबकी सब 2 सेंटीमीटर हो जाएंगी। ठीक, और समझ करो यहां पर जो साइड लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर, तो सारी की सारी 6 सेंटीमीटर हो जाएंगी। तो स्केल अप हमने किया किस फैक्टर से किया, बता सकते हो स्टूडेंट्स? देखो पहले साइड लेंथ 2 थी, अब हमने हर साइड को 6 कर दिया है। ठीक, तो कितने टाइम्स मैंने इसको बढ़ाया, 3 टाइम्स। स्केल अप बाय अ फैक्टर ऑफ 3। तो इस स्क्वायर को मैंने स्केल अप किया है बाय अ फैक्टर ऑफ 3 स्टूडेंट्स, तो ये बड़ा स्क्वायर मिल गया हमें। अब आप मुझे बताओ क्या ये दोनों सिमिलर हैं? सिमिलर, देखो सिमिलर के बारे में पढ़ने वाले हैं अब हम, कन्ग्रुएंट के बारे में नहीं, सिमिलर के बारे में। तो क्या ये दोनों सिमिलर हैं स्टूडेंट्स? तो बिल्कुल सिमिलर है, आप तो समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो इसको स्केल अप करके ये बनाया गया है, तो ये दोनों सिमिलर है।
अब यहां पे देखो, तो हम थोड़ा टेक्निकल जाएंगे, अब हम थोड़ा मैथमेटिक्स के टर्म्स में बात करेंगे। देखो जैसे ये साइड में बोल देता हूं ए बी सी डी, ठीक है, इस तरह से नाम रख दिया मैंने, और यहां पे ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश, ठीक है। अब देखो ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है, कितना आएगा स्टूडेंट्स? ए बी की वैल्यू 2 और ए डैश बी डैश की वैल्यू 6, दैट इज 1/3, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स बी सी डिवाइड बाई ये साइड बी डैश सी डैश, वो भी कितना आएगा? 2 डिवाइड बाई 6, दैट विल बी 1/3, ठीक है। वैसे आप समझ रहे होंगे कि दिस साइड डिवाइड बाई दिस साइड, मतलब डी सी डिवाइड बाई डी डैश सी डैश विल ऑल्सो बी 2/6, दैट इज 1/3, ठीक है। वैसे एडी डिवाइड बाय ए डैश डी डैश विल ऑल्सो बी 1/3, ठीक है स्टूडेंट। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि चार जो रेशियोज हमने निकाले स्टूडेंट्स, चार रेशियोज, चारों के चारों सेम आ रहे हैं ना, चारों के चारों सेम आ रहे हैं, ठीक है, सेम रेशियोज, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो आप, यहां पर ये एंगल क्या है स्टूडेंट्स? 90, ये एंगल भी कितना है? 90, ये एंगल क्या है? 90, ये भी 90, ये एंगल 90, ये भी 90, ये एंगल 90 और ये भी 90, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम, ठीक है, ये तो हमने देखा ही। और दूसरा ये पॉइंट है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, ये तो आपको पता होगा अच्छे से, बहुत सारे चैप्टर्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे थोड़ा सा रिकॉल करा सकता हूं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, तो इस साइड को हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बोल रखा है यहां पे, ठीक है। फिर इस साइड को हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बोल रखा है, इस साइड को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बोल रखा है, और यहां पे क्या सिंबल बनाऊं, इस साइड को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बोल रखा है, ठीक है। वैसे ये वाला जो एंगल है उसको हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बोल रहे हैं, ये वाला जो एंगल है उसको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बोल रहे हैं, एंड सो ऑन, ठीक। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये दोनों जो स्क्वायर्स हैं वो सिमिलर थे, और उनमें ये दोनों चीज सेटिस्फाई हो रही है। तो एक्चुअली ऐसा रूल ही होता है कि टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कोई भी दो पॉलीगन्स को हम सिमिलर बोल देंगे स्टूडेंट्स अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। और देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि ये जो है दैट इज स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है, और ये जो है दैट इज स्क्वायर ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। तो उनके बीच में ऐसा एक सिंबल बनाते हैं। तो बीच में ये ऐसा सिंबल बनाने का मतलब हो गया कि ये वाला जो स्क्वायर है या पॉलीगन है और ये वाला जो स्क्वायर और पॉलीगन है वो दोनों क्या है? सिमिलर। तो ये सिंबल है सिमिलैरिटी का, सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है बच्चों। थोड़ा पेशेंस रखें, जैसे एक दो क्वेश्चन हम और करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे अभी, तो आपको क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखें आप, इसमें आप देख सकते हो दो पॉलीगन्स दिए हुए हमें, ठीक है, बेसिकली दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, और हमें पता करना है कि ये दोनों जो है वो सिमिलर है या नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। एक तो एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होने चाहिए, और नोट करें रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम होनी चाहिए। यहां पे इस रेशियो वर्ड को नोट करना चाहिए आपको, ठीक है। जब एंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम साइड्स की बात कर रहे हैं तो रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो वही देखते हैं हम। सबसे पहले हम एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड वाली कंडीशन को पहले चेक करते हैं, एंगल्स। तो देखें ये जो एंगल है वो 85 डिग्री है, और ये जो एंगल है स्टूडेंट्स वो भी 85 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल S, ठीक है। ये और ये एंगल बराबर है, ओके। फिर ये एंगल 70 है स्टूडेंट्स, और ये भी 70 है, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। मतलब एंगल C इज सेम एज एंगल R, एंगल C इज सेम एज एंगल R, ठीक है। फिर ये एंगल 100 डिग्री है B, और ये एंगल जो है वो भी 100 डिग्री है
क्यू, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। फिर बचा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों बराबर है फिर से, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम है, सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम है स्टूडेंट्स, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। चलो अब दूसरी चीज क्या चेक करते हैं, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। आपको यहां कोरस्पॉन्डिंग भी लिखना चाहिए बट मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ओके। तो देखो ये साइड ली मैंने डीसी स्टूडेंट्स, ये साइड मैंने ली डीसी और ये साइड एस आर, ठीक है। इन दोनों का रेशियो चेक करें, डीसी डिवाइड बाई एस आर, तो डीसी जो है दैट इज 2.4 सेंटीमीटर, एस आर जो है दैट इज 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप देखेंगे तो डेसिमल गायब कर देंगे हम और फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये हाफ आ जाएगा एक्चुअली, ओके। फिर आप देखें इस साइड को देखें और इस साइड को देखें, ठीक है। तो वी विल हैव सी बी डिवाइड बाई दिस दैट इज आर क्यू इज इक्वल्स टू 2.5 डिवाइड बाई 5, ठीक। इसको भी अब निकालेंगे तो हाफ आएगा। चलो अब जल्दी से ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ये कितना होगा, ए बी इज 1.5, पी क्यू इज 3, सो दैट विल बी हाफ। देन फाइनली दिस डिवाइड बाई दिस, ठीक है, डी ए डिवाइड बाई एस पी, dA divided by SP is equals to 2.1 divided by 4.2, so that will be half once again। so आप देख सकते हैं हर जगह पे रेशियो हाफ ही आया है स्टूडेंट्स, हाफ ही आया है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी जो है वो सेम आ गया है, सेम आ गया तो क्या मतलब है, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है, दूसरी भी सेटिस्फाई हो गई है, मतलब दोनों के दोनों जो पॉलीगन्स हैं स्टूडेंट्स वो कैसे हैं, सिमिलर, सिमिलर, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो हम लिखेंगे इसको कि ए बी सी डी ये वाला इज सिमिलर टू दिस दैट इज पी क्यू आर एस। बच्चों इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी चाहिए हमेशा जब रेशियो ले रहे हैं, देखो जैसे मैंने यहां पर जब रेशियो लिया तो डीसी बाई एस आर, मतलब डीसी ये था और फिर एस आर ये था, तो ऊपर ठीक है, ऊपर मैंने यहां पे आप देखो ऊपर ये वाले पॉलीगन का साइड लिया, नीचे मैंने ये वाले पॉलीगन का साइड लिया, ठीक है। यहां पे रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो जब मैं दूसरा रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूं ना तो भी वही करना पड़ेगा मुझे। देखो ऊपर मैंने कौन सा लिया, सीबी जो कि इस पॉलीगन का साइड है, और नीचे मैंने क्या लिया, आर क्यू जो कि इस पॉलीगन का साइड है, ठीक है। तो एक बार रेशियो लेते टाइम मैंने इस साइड को ऊपर लिया और इस साइड को नीचे लिया, ठीक है, आपने देखा यहां पे। तो दूसरी बार जब रेशियो ले रहा हूं तो इसी पॉलीगन के साइड को ऊपर रखूंगा, इसी पॉलीगन के साइड को ऊपर रखूंगा और इसी पॉलीगन के साइड को नीचे रखूंगा, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। जैसे ये वाला भी एक और वेरीफाई कर लो, ए बी देखो ए बी ये है, ठीक है, इस पॉलीगन का, सही है। एंड देन पी क्यू इस पॉलीगन का, समझ लो मेरी बात। उल्टा नहीं कर सकते, अगर आपने यहां पे लिख दिया पी क्यू बाई ए बी और तब आप रेशियो निकालोगे तो जो भी आप निकालोगे उसका कोई मतलब नहीं है, वो सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो निकालते टाइम ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए।